हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। आज जो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट फाइनेंस से रिलेटेड एमसीक्यूज जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ग्रेड ए एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट फाइनेंस के कुछ क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे। फाइनेंस एक ऐसा सब्जेक्ट या टॉपिक है सेबी ग्रेड ए के अंदर जिसमें स्टूडेंट्स बिना स्टडी के या बिना प्रैक्टिस के उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। वो टर्म्स ऐसी यूज की जाती हैं जिनको आप जब तक रिकॉग्नाइज नहीं करते, क्वेश्चन को प्रॉपरली रीड नहीं करते और क्वेश्चन के हर एक पैरामीटर को, हर एक ऑप्शन को अच्छी तरह से नहीं डिटर्मिन करते, समझते, तब तक आप उसमें वहां आप गैस वर्क नहीं चलेगा। वहां आपको स्पेशलाइज्ड नॉलेज होगी। 8 to 10 क्वेश्चंस विल बी ऑन द फाइनेंस पार्ट और वो क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आप ऐसी गैस से नहीं टिक कर सकते। कैलकुलेशन बेस्ड भी है बीच में, लेकिन वो ऐसे स्पेशलाइज्ड नॉलेज से रिलेटेड हैं जिनके टर्म्स आपको जब तक नहीं क्लियर होंगी आप उनको अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। सो एमसीक्यूज जो आज हम डिस्कस करेंगे वो फाइनेंस के सारे टॉपिक से रिलेटेड है और मैं होप करता हूं कि आप उन टॉपिक्स से रिलेटेड इन एमसीक्यूज में आपको बेनिफिट होगा। जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ग्रेड ए एग्जाम है वो लेवल जो है उसका फाइनेंस का जो लेवल है दैट रिक्वायर्स स्पेशलाइज्ड नॉलेज और हम इस प्लेटफॉर्म पर आपको ये एमसीक्यू क्वेश्चंस का एक ब्रीफ आइडिया दे रहे हैं। हमारा फुल फ्लैज वीडियोस भी हैं, आप उन्हें सब्सक्राइब कर सकते हैं। पेड कोर्सेज हैं, फाइनेंस से रिलेटेड, मैनेजमेंट से रिलेटेड सब कुछ है हमारे प्लेटफॉर्म पर। सो आई होप आपको इन एमसीक्यूज से बेनिफिट होगा और जो एग्जाम हमारा जैन 2021 में आने वाला है उसमें आपको ये एमसीक्यूज यू विल डेफिनेटली फाइंड इन डायरेक्टली और इनडायरेक्ट मैनर, कहीं ना कहीं आपको ये क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे। हमारी जो डिटेल्ड वीडियोस हैं, स्टडी मटेरियल है, नोट्स हैं, एमसीक्यूज की लिस्ट है, यू कैन सब्सक्राइब दोज मटेरियल्स एंड दोज वीडियोस। आज जो हम एमसीक्यूज 15 टॉप मोस्ट एमसीक्यूज जो कि ओल्ड पेपर का एनालिसिस, सिलेबस का एनालिसिस, डिटेल्ड एनालिसिस करके हमने आज ये 15 एमसीक्यूज जो इंपॉर्टेंट शॉर्टलिस्ट की हैं जो आपके सामने हम डिस्कस करेंगे विद देयर एक्सप्लेनेशंस। स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट एमसीक्यू, इनिशियल इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स। इनिशियल, थोड़े कीवर्ड्स को हमें ध्यान रखना पड़ेगा। इक्विटी इन्वेस्टमेंट मेड बाय द इन्वेस्टर्स हैविंग अ गुड नेटवर्थ, हाई नेटवर्थ है उनकी कैपिटल और उनके रिजर्व्स बहुत एक्सट्रीम ज्यादा हैं, विद हाई बिजनेस एक्सपीरियंस, उनके पास बिजनेस का एक्सपीरियंस भी है इन स्टार्टअप कंपनीज। मैं एक इन्वेस्टर हूं जिसके पास अच्छी नेटवर्थ है, एक्सपीरियंस है, बिजनेस टाइकून हूं मैं और मैं किसी न्यूली सेटअप कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना चाहता हूं। दीज इन्वेस्टर डायरेक्टली इन्वेस्ट इन द पर्सनल एसेट्स एंड ग्रोइंग अनकोटेड बिजनेस। जो बिजनेस नए स्टार्टअप हैं जिनमें लगता है कि एक पर्सन उसमें अच्छा, एक एंटरप्रेन्योर उसको अच्छा बिजनेस को चला सकता है लेकिन उसके पास पैसा कम है, ऐसे स्टार्टअप्स के लिए किस तरह की इन्वेस्टमेंट की जाती है। मैंने आपको 4 ऑप्शंस प्रोवाइड की हैं। दीज आर ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ फंडिंग, दीज आर ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ फाइनेंस जो सेबी ग्रेड ए एग्जाम के अंदर स्पेसिफाई किया हुआ है, ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। उनमें मैंने ये 3 ऑप्शंस और एक नन ऑफ द अबव की ऑप्शन भी प्रोवाइड की है आपको। फर्स्ट ऑप्शन इज एंजल इन्वेस्टमेंट, सेकंड इज वेंचर कैपिटलिस्ट, थर्ड इज क्राउड फंडिंग
एंड फोर्थ इज नन ऑफ द अबव। पहले हमें इन तीनों के बारे में जब तक अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वी कैन नॉट मार्क द ऑप्शंस करेक्ट। फर्स्ट इज एंजल इन्वेस्टमेंट। What is angel investment? Angel investment is a type of investment by the business tycoons जो बहुत एक्सपर्टाइज रखते हैं, जिनके पास मनी सरप्लस है, जिनके पास कैपिटल सरप्लस है, और वो किसी न्यूली सेटअप एंटरप्रेन्योर को देखते हैं रादर देन उसके बिजनेस को देख रहे हैं। हम उस एंटरप्रेन्योर को देख रहे हैं कि ये एंटरप्रेन्योर अच्छा, एनर्जेटिक, स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल है, इसका ये बिजनेस चला सकता है, तो क्यों ना हम इसको थोड़ी फंडिंग कर दें इनिशियली, नॉट इन द ग्रीड ऑफ सम रिटर्न, बट थोड़ी एक्सपेक्टेशंस तो हर को होती हैं, लेकिन हम उसे पर्सनली उसकी हेल्प करना चाहते हैं। दिस इज एंजल इन्वेस्टमेंट। एंजल हम कहते हैं ना, कोई परी आ गई, तो ऐसा इन्वेस्टर जो एक एंजल बन के, गॉड बन के किसी की हेल्प कर रहा है, एक न्यूली सेटअप बिजनेस की, दैट इज एंजल इन्वेस्टमेंट, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ फंडिंग। देन वी हैव वेंचर कैपिटलिस्ट। ये भी एंजल इन्वेस्टमेंट की तरह ही है, लेकिन इसमें फर्क क्या है? ये अकेला ही इन्वेस्ट कर रहा है, लेकिन वेंचर में एक वेंचर कैपिटल फंड बनाया जाता है, जिसमें वेंचर कैपिटलिस्ट लोनिंग की फॉर्म में, इक्विटी पार्टिसिपेशन की फॉर्म में, डोनेशंस की फॉर्म में पैसा इकट्ठा करते हैं और उसको किसी रिस्की न्यू प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया जाता है। दिस इज वेंचर कैपिटलिस्ट। वेंचर कैपिटलिस्ट वो लोग हैं जो एक न्यू वेंचर का जो फंड बनाया हुआ है, वेंचर कैपिटल फंड, उसमें इन्वेस्ट करते हैं। एक बंदा नहीं करेगा, कई सारे लोग मिलकर करेंगे और एक वेंचर कैपिटल फंड बन जाएगा। उस फंड से एक न्यू वेंचर रिस्की प्रोजेक्ट बाय स्पेशलाइज्ड पर्सन वो स्टार्टअप किया जिसमें न्यू टेक्नोलॉजी है। क्राउड फंडिंग, मैंने अपनी वीडियोस में भी, डिटेल्ड लेक्चर्स में भी क्राउड फंडिंग, पीयर टू पीयर, पर्सन टू पर्सन लैंडिंग एंड फंडिंग के बारे में बताया। दिस इज द न्यू इन्वेंट विच इज रेगुलेटेड बाय, इसको भी सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया रेगुलेट कर रहा है। क्राउड फंडिंग, क्राउड फंडिंग मीन्स स्मॉल इन्वेस्टर्स बट लार्ज नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स। बहुत सारे लोग हैं ये जिनके पास थोड़ा थोड़ा पैसा है, ये एक ई प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं और उस ई प्लेटफॉर्म पर अपना जो मनी ये लेंड करना चाहते हैं वो बता देते हैं, और एक साइड पर बोरोअर है जिसको पैसा चाहिए और वो डिटेल्ड बैंकिंग प्रोसीजर को नहीं अडॉप्ट करना चाहता, तो वो इस ई प्लेटफॉर्म से वो पैसा ले लेगा। तो क्राउड फंडिंग मीन्स लार्ज नंबर ऑफ लेंडर्स विथ स्मॉल अमाउंट, दे यूज अ प्लेटफॉर्म टू गिव द लोन टू द नीडी बोरोअर्स एट सर्टन रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्राउड फंडिंग। एंड लास्ट इज नन ऑफ दिस। सो हमारे यहां कौन कर रहा है विद गुड नेटवर्थ न्यूली स्टार्टअप बिजनेस? एक ही पर्सन जो गॉड बन के आया है इज एंजल इन्वेस्टमेंट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज एंजल इन्वेस्टमेंट। आवर सेकेंड क्वेश्चन इज a method of funding a project or a venture by raising small amounts of capital from large and diversified small lenders। अभी आपको समझाया मैंने, is crowd funding। तो यहां लेंडर है, यहां बोरोअर है और यहां एक प्लेटफॉर्म है। जैसे एक प्लेटफॉर्म की एग्जांपल देता हूं, इंडिया में मिलाप एक इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है जो सबसे ज्यादा क्राउड फंडिंग में हेल्पफुल है। ये लेंडर्स हैं स्मॉल और ये बोरोअर है जिसको पर्सनल या बिजनेस के लिए फंड चाहिए, और ये एक प्लेटफॉर्म है, ई प्लेटफॉर्म जैसे मिलाप, और यहां एक लोन एग्रीमेंट। ये जिनके पास फंड है बता देते हैं हमें इतने रेट पर देना चाहते हैं हम। ये बोरोअर अगर इसकी रिक्वायरमेंट्स अपनी प्लेटफॉर्म में डाल देगा और आपस में लाइजनिंग होके इनकी लोन रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाती है बोरोअर की। तो क्राउड फंडिंग में लार्ज डाइवर्सिफाइड स्मॉल इन्वेस्टर्स एक बोरोअर को लेंडिंग करते हैं
and this is known as crowdfunding. अब बियर मार्केट, मैं पहले इसके लिए थोड़ा सा बियर एंड बुल मार्केट के बारे में बताऊंगा। एक बियर मार्केट ऐसी एक्टिविटी है जब, जिसे हम बोलते हैं ना, मार्केट डिप्रेशन में है, इकोनॉमी गिर गई, तो उसे बोलते हैं बियर। और जब इकोनॉमी बूस्ट है, इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट का अच्छे स्कोप्स हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज फेवरेबल हैं, स्ट्रेंथ है इकोनॉमी के अंदर, मार्केट बहुत ग्रो कर रही है। और बियर मार्केट, जब मार्केट गिर गई, कोई स्कोप नहीं है इन्वेस्टमेंट का, रिस्क इन्वॉल्व है, एक्टिविटी इन द सेकेंडरी मार्केट इज लोअर, प्राइसेस आर वेरी लो, बियर में प्राइसेस कम है ड्यू टू लैक ऑफ बाइंग इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा है, टफ टाइम है प्राइमरी इशू के लिए। अगर देयर आर टू टाइप्स ऑफ इशू, वन इज प्राइमरी इशू, सेकेंड इज सेकेंडरी इशू। प्राइमरी इशू मीन्स IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफर, डायरेक्टली कंपनी इज अप्रोचिंग द पब्लिक टू रेज देयर मनी। एंड सेकेंडरी मार्केट इज स्टॉक एक्सचेंज। जब मार्केट डिप्रेशन में है तो प्राइमरी मार्केट कंपनीज, दे आर नॉट प्रॉपरली एंटरिंग इनटू द मार्केट फॉर न्यू इश्यूज। उनको पता है कि इस टाइम पर लोग इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो न्यू इशू हमारा फेल हो सकता है, हम इतना फ्लोटेशन कॉस्ट, इतने एक्सपेंसेस इंकर करेंगे और वो मार्केट चलेगी नहीं। तो जहां टफ टाइम है, ये टफ टाइम है, तो प्राइमरी मार्केट के लिए टफ टाइम है और लोग सब्सक्राइब करने से डरते हैं ऐसे टाइम में, तो इसीलिए कंपनीज प्राइमरी मार्केट में एंटर करने से भी डरती है। बुल मार्केट ऐसी मार्केट है जिसमें बहुत अच्छा स्कोप है और हर कंपनी न्यू पब्लिक इशू लेके आ रही है। उन्हें पता है कि पब्लिक इसमें सब्सक्राइब करेगी क्योंकि इट इज अ फेवरेबल टाइम ऑफ द इकोनॉमी एंड people prefer to invest their hard money and savings for capital formation. तो अब हम क्वेश्चन की ऑप्शन में आते हैं। बियर मार्केट इज अ टफ टाइम, जैसे मैंने अभी आपको बताया, फॉर द प्राइमरी इशू। राइट टाइम इन द सेकेंडरी मार्केट, नो। हाई प्राइसेस फॉर द पब्लिक इशू बाय द कंपनीज, नो। Increasing investors' confidence in the stock market, no. It is a tough time for the primary issue and companies do not prefer to bring new issue into the market. Which of the following issues of capital does not fall under the category of primary market issues? First of all, ये 4 टाइप्स के इश्यूज हम पहले एक बार डिस्कस करें। ये कौन कौन से इश्यूज हैं? फर्स्ट, preferential issue, second private placements, third right issue, and fourth bonus issue. There is one more type, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं, public issue. What is public issue? Public issue means IPO, initial public offering. Suppose I am a company, I am a corporate entity, और मुझे अपनी कैपिटल रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के लिए मार्केट में, प्राइमरी मार्केट में एंटर करना पड़ेगा। प्राइमरी मार्केट मींस आई विल ऑफर द शेयर्स टू द जनरल पब्लिक, इनवाइट द एप्लीकेशंस एंड देन अलॉट द शेयर्स डायरेक्टली टू द पब्लिक एट लार्ज बाय द वे ऑफ इशूइंग द प्रोस्पेक्टस। दिस इज नोन एज प्राइमरी मार्केट। सो पब्लिक इशू इज इन द primary market. Directly company will offer the shares to the general public by the way of prospectus and accept the applications. This is primary category, primary market issue है ये। स्टॉक मार्केट में नहीं जा रहे, डायरेक्टली कंपनी पब्लिक से पैसा ले रही है। सेकेंड टाइप, प्रेफरेंशियल इशू। प्रेफरेंशियल मीन्स इशू ऑफ शेयर्स टू एम्प्लॉइज, to the employees of the company, to the friends, to the relative, to the small group on preferential basis, and this is also directly by the company to these such type of persons. कंपनी चाहती है rather than going into the market, हमें IPO निकालने की क्या रिक्वायरमेंट है, हम अपने शेयर्स अपने एम्प्लॉइज को ऑफर कर देते हैं
हम अपने शेयर अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स को ऑफर कर देते हैं, हम अपने शेयर्स कुछ ग्रुप ऑफ पर्संस को ऑफर कर देते हैं और वो भी तैयार हैं लेने के लिए डायरेक्टली फ्रॉम द कंपनी, नॉट फ्रॉम द स्टॉक मार्केट. दिस इज अगेन प्राइमरी मार्केट. प्राइमरी मीन्स डायरेक्टली बाय कंपनी एंड द शेयर होल्डर्स, बाय द मेंबर्स. प्राइवेट प्लेसमेंट, अगेन कंपनी इशू द शेयर्स directly, company issues a share directly to the small category of institutions. Suppose certain institutions are interested and they are floating their offers, tenders, quotations that we are interested to buy the shares at so and so prices. If company is ready to issue the shares to those private institutions, the company can without going for the IPO. कुछ इंस्टीट्यूशंस है, आईसीआईसीआई बैंक है, आईडीबीआई है, एफसीआई है, कोई भी इंस्टीट्यूशन कहता है मैं लेने के लिए तैयार हूं, रादर देन गोइंग फॉर द पब्लिक इशू. आईपीओ में इतना आप एक्सपेंडिचर करोगे, आपकी प्राइसेस पर वी आर रेडी टू परचेज द सेम. दिस इज प्राइवेट प्लेसमेंट एंड दिस इज ऑल्सो डायरेक्टली नेगोशिएशन बिटवीन द इंस्टीट्यूशन एंड द कंपनी. राइट इशू, इट इज सब्सिक्वेंट इशू आफ्टर आईपीओ. सपोज आफ्टर 1 or 2 years company is willing to further issue the shares to the public, but first of all कंपनी पब्लिक को नहीं देगी. सबसे पहले जो हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, जो हमारे लॉयल शेयर होल्डर्स हैं, जिन्होंने इतनी देर तक अपनी इन्वेस्टमेंट हमारी कंपनी में रखी हुई है, कंपनी सोचती है जब फर्दर इशू करें तो पहले उनको ऑप्शन दी जाए. इफ यू आर इंटरेस्टेड टू परचेज द शेयर इन अ सर्टेन प्रपोर्शन ऑफ द शेयर होल्डिंग्स, यू कैन. If you are not interested, then we will go for the public issue. So right issue is issue of shares to the existing shareholder at a certain predetermined price. This is also by the company directly to the shareholders. Bonus issue. Company issue free shares, allot free shares out of the accumulated reserve to the existing shareholder. This is bonus issue. To the existing shareholder, company directly share दे रही है अपने existing shareholder को free of cost. It is capitalization of reserves. This is also directly by the company. So where directly company किसी को भी शेयर अलॉट करती है, इशू करती है, जब देती है, उसे हम प्राइमरी मार्केट कहते हैं. एंड नन ऑफ द अबव. क्या इनमें से कोई ऐसी कैटेगरी है जो प्राइमरी मार्केट में नहीं फॉल करती? नो, ऑल आर फॉलिंग अंडर द प्राइमरी मार्केट. सो ऑप्शन इज फिफ्थ, नन ऑफ द अबव. डज नॉट लिखा है मैंने. सो ऑल कवर अंडर द प्राइमरी मार्केट. Coming to the next question, which of the following is correct with respect to the government securities? जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू करती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्यों इशू करती है? पहली बात, गवर्नमेंट जो सिक्योरिटीज इशू करती है उसने अपना ये काम जो डेलीगेट किया हुआ है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को किया, और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज से जो पैसा आता है उसे पब्लिक वेलफेयर के लिए लगाती है. उसमें कंपनी लॉ, कंपनीज एक्ट की प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होती. The primary issue of government securities does not come under the regulations of SEBI. Yes, SEBI is a regulatory authority in case of a capital issue, but SEBI is not regulatory body in case of a government public issue. It is governed by the separate act known as Government Securities Act and Government Securities Regulation Act. क्या चीजें आपको करेक्ट लग रही हैं इसमें से? All of the above. Reason, RBI, yes, RBI is delegated with the power to issue the securities on the behalf of government. SEBI and Companies Act will not be applicable. Separate Act, Government Securities Act 2006 and Government Regulation Act, Securities Regulation Act 2007 will be applicable. So our correct option is all of the above regarding government securities. As per the SEBI regulations on the Public Issue and Companies Act requires that an issue should receive minimum subscription. मैंने अपनी कई बार डिटेल्ड वीडियोस में भी ये पॉइंट डिस्कस किया है, और आप लोगों को, आप स्टूडेंट्स को भी पता होना चाहिए कि जब तक सपोज मैंने 1 लाख शेयर्स पब्लिक को ऑफर किए, नंबर की बात कर रहा हूं मैं, तो कम से कम कितनी एप्लीकेशंस आनी चाहिए? 90% इज द मिनिमम सब्सक्रिप्शन. 90,000 एप्लीकेशंस अगर नहीं आई, एक एप्लीकेशन भी कम रह गई, लोगों का पैसा वापस करना पड़ेगा. पब्लिक इशू फेल. अंडर सब्सक्रिप्शन इज अलाउड, बट 90% is the minimum subscription which should be received by the company for issuing the public, for having the allotment of share to the general public.
So what is the minimum amount of subscription that must be covered? Is third option, 90% is the minimum subscription that must be received. Otherwise, the whole issue, the whole amount which we have received, which the company has received from the shareholders, from the general public, has to be returned back. Which of the following tax has the characteristics of value addition, input tax credit, consumption based and destination based tax? Value added means कैस्केडिंग इफेक्ट को दूर करना, टैक्स ऑन टैक्स ना लगे, सिर्फ जितना मार्जिन है उस पर टैक्स लगे. इनपुट टैक्स क्रेडिट, जिसे हम शॉर्ट में आईटीसी बोलते हैं, जो हमने टैक्स पिछले सेलर को पे किया है, जब हम अगले बायर को पे टैक्स चार्ज करेंगे तो जो हमने टैक्स पहले पे किया है वो ऑफसेट हो जाता है, उसका क्रेडिट मिल जाता है. कंजम्पशन बेस्ड मींस द कंज्यूमर हैज टू बियर द टैक्स अल्टीमेटली. एंड डेस्टिनेशन बेस्ड मींस जहां सामान कंज्यूम हुआ है उस स्टेट को टैक्स का शेयर मिलना चाहिए. ये सारे फीचर किस टैक्स में है? क्या वो इनकम टैक्स में है? नो, बिकॉज इनकम टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स. इट इज नॉट अ कंजम्पशन बेस्ड टैक्स. इट इज ऑन द इनकम ऑफ द पर्सन. कस्टम ड्यूटी, नो, बिकॉज कस्टम ड्यूटी इज ऑन इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ द गुड्स फ्रॉम इंडिया और टू इंडिया. सर्विस टैक्स, नो, सर्विस टैक्स इज अबॉलिश्ड नाउ. It has been subsumed to GST. Goods and services tax, yes. None of the above. So, goods and services tax has a feature of, it is a value added tax, it is a consumption based tax, it is a destination based tax, and input tax credit is the most important feature of goods and services tax. What is the maximum amount of deduction regarding savings? If I am a individual, I want to save in certain saving schemes, or I want to invest or contribute. जो कि एक इंडिविजुअल को इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 80C एक सेक्शन बना हुआ है इनकम टैक्स एक्ट में कि आप कितनी डिडक्शन अवेल कर सकते हैं. सपोज मैंने 1 लाख कहीं इन्वेस्ट कर दिया गवर्नमेंट की स्कीम्स में, थोड़ा सेविंग भी कर ली, कुछ कंट्रीब्यूट भी करके 2-2.5 लाख रुपए का मैंने टोटल इन्वेस्टमेंट कर दी, सेविंग्स कर दी और कंट्रीब्यूशंस कर दी. गवर्नमेंट के एरियाज में किया जहां गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई किया 80C के अंदर. कितनी डिडक्शन मैक्सिमम? क्या 2 लाख 2.5 लाख सारी मिल जाएगी? नो, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिडक्शन इज ₹1,50,000 अंडर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 चैप्टर 6A. इससे ज्यादा डिडक्शन अलाउड नहीं है. अगर आप इससे ज्यादा सेविंग्स करेंगे, डिडक्शन इज एक्चुअल अमाउंट कंट्रीब्यूटेड, सेव्ड और इन्वेस्टेड, or ₹1,50,000, whichever is less. And this deduction is available to individual and Hindu undivided family if they invest in the schemes or areas or avenues notified by the government. Bonds. Bonds are nothing but the debt instruments which are issued to raise the long-term borrowed capital from the general public. And there are various types of bonds. In a straight bond, what is a straight bond? That bond which has a feature of fixed rate of interest, fixed maturity, and fixed maturity value is known as a straight bond. Floating rate bond is a bond in which rate of interest goes on changing as per the market rates. Zero coupon bond means those bonds which are issued at discount, redeemable at par or at premium, but there will be no interest. Coupon is zero. कंपनी इंटरेस्ट नहीं देगी, फिर पब्लिक क्यों उसमें इन्वेस्ट करेगी? बिकॉज दीज आर इशूड एट डिस्काउंट. 100 वाली चीज 60 में इशू हो रही है, बट रिडीम्ड एट 100 और एट 110. Convertible bonds gives an option to the bondholder to convert their bonds into some other securities after a certain period of time. For example, they can convert their bonds into the equity shares. So, ये हमारे टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स हैं. अब क्वेश्चन पढ़ते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड हैज अ फीचर ऑफ जीरो कूपन? कूपन मीन्स इंटरेस्ट, इशूड एट डिस्काउंट बट रिडीम्ड एट पार और एट प्रीमियम. सो अनडाउटेडली it is zero coupon bond. Coming to the next question,
द कैपिटल मार्केट इन इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम इज रेगुलेटेड बाय। मैंने आप एक फाइनेंशियल मार्केट का कंसेप्ट पीछे भी यूज किया है। फाइनेंशियल मार्केट्स दो तरह की हैं, एक कैपिटल मार्केट है और एक मनी मार्केट है। कैपिटल मार्केट अभी हमने पीछे भी डिस्कस किया, प्राइमरी मार्केट है और सेकेंडरी मार्केट है। कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करने वाले कौन हैं? सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, विच इज अ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, incorporated by passing Security and Exchange Board of India Act 1992 by Parliament of India. And money market is to meet the short term requirement and it is regulated by Reserve Bank of India. अब क्वेश्चन में देखते हैं कैपिटल मार्केट रेगुलेटर कौन है? तो क्या आरबीआई? नो। सेबी? यस। रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी? नो, दिस इज फॉर रियल एस्टेट। Insurance Regulatory Development Authority? No, this is for the development of insurance sector. TRAI, this is for the regulation of telecommunication sector. Telecommunication Regulatory Authority of India. So capital markets are regulated by Security Exchange Board of India. Which among the following service provider provides the service of pre-issue and post-issue IPO regulations? IPO management means initial public offering. बड़ा डिटेल्ड प्रोसेस है। पहले कॉर्पोरेट एंटिटी सोचती हैं कि पब्लिक इशू लेके आए, फिर उनको ड्यू डिलिजेंस सेबी से परमिशन लेनी पड़ती है, फिर मैनेजर्स अपॉइंट करने पड़ते हैं, उसके बाद अलॉटमेंट प्रोसेस, एप्लीकेशंस, बैंकर्स, अगेन सेबी रेगुलेशंस, बुक बिल्डिंग प्रोसेस, रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस, वेरी लेंथी प्रोसेस ऑफ गोइंग इनटू द मार्केट फॉर आईपीओ। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, शेयर इशू करना, ये नहीं कि कंपनीज कल जा रही हैं और फटाफट मार्केट में शेयर इशू किया और काम खत्म। नो, आईपीओ इज अ लेंथी, डिटेल्ड, cumbersome process, requires legal compliances, कंपनीज एक्ट की कंप्लायंस, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट की, सेबी की, बहुत तरह की कंप्लायंसेस हैं। तो ये कोई ऐसा सर्विस प्रोवाइडर है मार्केट में जो प्री इशू एंड पोस्ट इशू, इशू मतलब शेयर्स इशू करने से पहले या शेयर्स इशू करने के बाद की सर्विसेज अपनी फी लेके, फी बेस्ड सर्विस प्रोवाइड करे? है कोई ऐसा? कैटेगरी 1 मर्चेंट बैंकर्स विच आर रजिस्टर्ड विद सेबी, पोर्टफोलियो मैनेजर्स अगेन रजिस्टर्ड विद सेबी, अंडरराइटर्स ऑफ द शेयर्स अगेन registered with SEBI, brokers in the stock exchange again registered with SEBI. All are the service providers providing various types of services. And which service provider provides the service of pre-issue and post-issue management? Merchant bankers. These are specialized. There are 4 categories of merchant bankers in India. 4 तरह की category है. Category 1, Category 2, Category 3 and Category 4 depending upon the net worth. And Category 1 merchant banker having a net worth of 5 crores minimum और उसके पास लाइसेंस है सेबी का और वो इशू मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट एडवाइस, मर्जर्स, एक्विजिशन, हर तरह की सर्विस रेंडर कर सकता है। कैटेगरी 1 मर्चेंट बैंकर। पोर्टफोलियो मैनेजर्स कैन नॉट, बिकॉज पोर्टफोलियो मैनेजर्स आर ओनली फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ योर पोर्टफोलियो, कॉम्बिनेशन ऑफ सिक्योरिटीज। आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो आपको बता देंगे कहां कहां इन्वेस्ट करना है। Underwriters are the persons who underwrite the shares, who take the responsibility to purchase the unsubscribed share from the company in case of undersubscription. Brokers in the stock exchange are the persons who make the licensing between the buyer and the seller of the securities. जो सेलर और बायर की बीच की सिक्योरिटीज में डीलिंग कराते हैं उनको हम ब्रोकर्स बोलते हैं। तो इनमें से कौन सर्विस प्रोवाइड कर रहा है प्री इशू एंड पोस्ट इशू की? मर्चेंट बैंकर कैटेगरी 1। नाउ कमिंग टू द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। एक क्वेश्चन मैंने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पर भी डाला है क्योंकि सिलेबस के अंदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन स्पेसिफाई किया हुआ है। विच एपेक्स इंस्टीट्यूशन हैज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रमोटिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर
and rural, cottage and small scale village industries development in India. कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड, विलेज रूरल डेवलपमेंट, स्मॉल स्केल विलेज इंडस्ट्री एंड कॉटेज इंडस्ट्री की डेवलपमेंट से का ऑब्जेक्टिव है उनका, उनकी डेवलपमेंट और प्रमोशन करना? फर्स्ट सिडबी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया. सेकंड नबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट. नेशनल हाउसिंग बैंक NHB. RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. विच इंस्टीट्यूशन? नाम में ही सब कुछ है. नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट. सो नबार्ड इज द करेक्ट ऑप्शन जिसके पास ये फंक्शन है. What is the maximum amount of rebate allowed to an individual under section 87A of Income Tax Act? The maximum amount is question mark if his or her total income does not exceed question mark. First of all, section 87A of Income Tax Act specify कि जिन लोगों की total income after all deductions does not exceed 5 lakh per annum, उनको टैक्स का रिबेट है अप टू द अमाउंट ऑफ एक्चुअल टैक्स और ₹12,500 विच एवर इज लेस. दिस इज ओनली टू एन इंडिविजुअल अंडर इनकम टैक्स एक्ट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920. तो 12,500 का रिबेट है अगर 5 लाख इनकम है, 10,500 अगर 5 लाख इनकम है, 2,500 अगर 3 लाख इनकम है. नन ऑफ दिस. मैंने अभी आपको बताया आपको रिबेट मिलता है 12,500 का, प्रोवाइडेड योर टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड 5 लाख पर एनम. सो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट. डेरिवेटिव. व्हाट इज अ डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट? डेरिवेटिव इज एन इंस्ट्रूमेंट which drives its value from underlying asset. रिस्क कंट्रोल करने का एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है. डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट ऐसा कौन सा है जो ऑप्शन देता है, which gives an option to the buyer to purchase the security at a predetermined price and obligation on the other party to sell the same. Call means to call, to buy at a predetermined price. So it is call option. There is one more put option. It is right to sell, not obligation, right. Swap, it is exchange of your obligations. Forward and future contract are contract entered today to settle in some future date at a predetermined price. So which option gives the right to buy the securities or the underlying asset? It may be security, it may be a commodity, it may be anything at a predetermined price and obligation on the other party to comply with the option of the buyer is call option. Call means खरीदना. Which of the following are the money market instruments? What do you mean by money market? Money market is a market in which company enters corporate enter to fulfill their short term capital requirements. अपनी छोटी थोड़े समय की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए कॉर्पोरेट एंटिटीज मनी मार्केट में एंटर करती हैं, विच इज रेगुलेटेड बाय RBI. क्या कमर्शियल पेपर्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, ट्रेजरी बिल्स, ऑल ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव? दीज आर ऑल मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स. कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जैसे इक्विटी, प्रेफरेंस, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, जो लॉन्ग टाइम के लिए, लंबे समय के लिए कैपिटल रिक्वायरमेंट पूरी करती हैं कॉर्पोरेट्स की. जो छोटे समय के लिए पूरी करेंगे वो कमर्शियल पेपर्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स एंड ट्रेजरी बिल्स हैं. सो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट ऑप्शन. सो ये जो 15 क्वेश्चंस मैंने आपको स्पेसिमन दिखाए हैं, ये क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट हैं और कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें हम गेस वर्क करके टिक कर दें. हमें हर ऑप्शन के बारे में कुछ ना कुछ पता होना चाहिए.
तभी हम उस करेक्ट ऑप्शन को एक्सरसाइज कर सकते हैं। और ये 15 क्वेश्चंस जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किए हैं, ऐसे बहुत से क्वेश्चंस हैं, देयर लॉट ऑफ क्वेश्चन फाइनेंस के स्टडी के अंदर। और आप इस प्लेटफॉर्म पर जो हम ये आपके साथ शेयर कर रहे हैं, इसको सब्सक्राइब करिए। और आप अपने सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का जो जनवरी 2021 में पेपर है, उसके लिए अपनी प्रेपरेशन पूरे तरीके से, पूरे जील से, पूरी एनर्जी से इसे तैयार करिए। कुछ और क्वेश्चंस हम लेके आएंगे डिटेल्ड आपके लिए फाइनेंस टॉपिक से रिलेटेड। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।